रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो बायो का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एयर पैसेज वे। तो सबसे पहले ये देखें कि इंसान ये जितने भी इकसाम के जानवर हैं उनके अंदर जो गैसों का तबादला होता है, उनके अंदर अल्लाह पाक ने रिस्पायरेटरी सिस्टम रखा है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू इंसानों और जानवरों के अंदर गैसों का तबादला होता है। आप देखा जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है ट्रेकिया और उसके बाद लंग्स। हम जो है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम के पहले पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मेजर कंपोनेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो है ट्रेकिया। और ट्रेकिया कहाँ से कहाँ तक जाता है ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, जो ट्रेकिया है उसको सांस वाली नाली कहते हैं और उसका स्टार्ट हमारे नोज से होता है। तो सबसे पहले देखें कि ये जो नोज है, इस नोज के अंदर दो सुराख होते हैं, छोटे छोटे नथने होते हैं जिनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। हवा इन्हीं सुराखों के जरिए आगे नाक के अंदर दाखिल होती है और ट्रेकिया के होते हुए आगे जाके जो है ना हमारे लंग्स के अंदर जाके गैसों का तबादला होता है। अच्छा देखें कि नाक के दो छोटे नथनों को हम नोस्ट्रल बोलते हैं। नोस्ट्रल आगे जाके एक कैविटी, नाक के आगे एक कैविटी होती है। इन नोस्ट्रल के बाद एक कैविटी आती है जिसे नेजल कैविटी बोलते हैं। इस नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है कि हेयर्स और म्यूकस होता है। हेयर्स और म्यूकस होते हैं। अब इन हेयर्स और म्यूकस का क्या काम होता है इस नेजल कैविटी के अंदर? यानी देखा जाए ये जो नाक है ये हमारे दो नथने हैं, नथनों के बाद ये नेजल कैविटी है। इस नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है? हेयर्स और म्यूकस भरा होता है। अब इन हेयर्स का काम ये होता है कि ये जो छोटे छोटे बाल मैंने बनाए हुए हैं इनका काम ये होता है कि जितनी भी गर्दो गुबार वाली हवा आती है ये उसको हवा को साफ करते हैं। और ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है कि ये हमारी आने वाली हवा को एक तो मॉइस्ट करता है यानी नमदार बनाता है और उसको क्या करता है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसके हवा के टेम्परेचर को, जो एयर टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर को ये म्यूकस मेंटेन रखता है। अगर हवा ठंडी है तो ये क्या करेगा? उसे गर्म कर देगा। अगर हवा गर्म है तो उसको ये जो है ना ठंडा करके आगे भेजेगा। तो क्या करता है कि एयर के टेम्परेचर को रखने के लिए अल्लाह पाक ने नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस भरा हुआ है। उसके बाद ये नेजल कैविटी जो है आगे एक छोटी सी नाली में खुलती है जिसे फेरिंक्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ये फेरिंक्स जो होती है तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। नेजल कैविटी डायरेक्ट ही जाके फेरिंक्स में खुलती है। अब देखा जाए तो फेरिंक्स क्या होती है? फेरिंक्स एक जो है ना मस्कुलर रास्ता है जो खुराक वाली नाली और सांस वाली नाली के लिए दोनों के लिए यकसा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेरिंक्स के अंदर एक छोटी सी लेयर होती है जस्ट, और खुराक वाली नाली और सांस वाली नाली को जो है ना ये जो है ना मस्कुलर रास्ता है जो दोनों के लिए यकसा होता है। और आगे जाके ये जो है ना क्या कहते हैं, एक ढकने के ऊपर जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं वहां तक ये खत्म हो जाता है। अब फेरिंक्स क्या होता है? ये खुराक और सांस वाली नाली दोनों के लिए क्या होता है? यकसा होता है। बहुत छोटी इसकी लेंथ होती है। अब क्या होता है कि इसके बाद फेरिंक्स जो है एक छोटे से सुराख के ऊपर जो है ना एंड हो जाती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इस सुराख को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस सुराख को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। जबकि इसके ऊपर इस तरह छोटा सा एक ढकना होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है अपान और ग्लॉटिस कहते हैं ढकने को या सुराख को। तो एपी का मतलब यानी इस ग्लॉटिस के ऊपर जो ढकना है उसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो ये यही एपिग्लॉटिस जो है फेरिंक्स को बंद कर देता है। यानी कि क्या करता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो ट्रेकिया को ये एपिग्लॉटिस बंद कर देता है और जब हम सांस लेते हैं तो क्या करता है यही वाला जो पार्ट है एपिग्लॉटिस ये क्या करता है कि खुराक वाली नाली को बंद कर देता है। अब इसके बाद फेरिंक्स के बाद एक और जो है ना मस्कुलर रास्ता शुरू हो जाता है जिसे हम लेरिंक्स बोलते हैं। और लेरिंक्स क्या होती है कि लेरिंक्स एक छोटी सी नाली है जो ट्रेकिया और फेरिंक्स के दरमियान, ट्रेकिया है, सांस वाली नाली है बड़ी, फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान एक छोटी सी नाली आती है जिसे हम लेरिंक्स बोलते हैं। और लेरिंक्स क्या होती है? लेरिंक्स को हम आम ज़बान में वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्योंकि वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज की बनी हुई छोटी छोटी जो है ना पट्टियां होती हैं, फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं।
इस लेरिंग्स के अंदर छोटी छोटी पट्टियां होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई, जिन्हें हम वोकल कार्ड्स बोलते हैं। ये फेब्रिस दरअसल छोटी छोटी रेशेदार पट्टियां होती हैं, फेब्रिस बैंड्स होते हैं, जिनको हम वोकल कार्ड्स बोलते हैं। जैसे ही हवा हमारे नोस्ट्रल से होती हुई, फेरिंग से होती हुई लेरिंग से गुजरती है तो क्या होता है कि यही जो बैंड्स, ये पट्टियां हैं, ये थरथराती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, आवाज पैदा होती है। इसलिए लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहते होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो लेरिंग्स के बाद लेरिंग्स डायरेक्टली ओपन होती है किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया, ये ट्रेकिया जो है इसको हम मेन सांस वाली नाली बोलते हैं, जो आगे जाके लंग्स के अंदर खुलती होती है। अब ये लेरिंग्स क्या है, ये ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया की जो लंबाई है तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है और इस ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप इसलिए बोलते हैं ट्रेकिया को क्योंकि तमाम की तमाम जो हवा है वो इसी ट्रेकिया से होती हुई आगे जाके जो है ना लंग्स के अंदर चली जाती है और वहां से ही गैसों का तबादला होता है। अगर ट्रेकिया ना हो तो कभी भी गैसों का तबादला नहीं हो सकता, इसलिए इस ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी हवा हम जितनी भी सांस ले रहे हैं वो सारी की सारी हवा इसी में से ही गुजर के लंग्स में जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो ट्रेकिया है, अब ट्रेकिया जैसे ही लंग्स के अंदर जाती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, तो हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेकिया जो है क्या कहते हैं, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर ये जो है ना आपको सी शेप, ये जो आपको सी शेप घेरे नजर आ रहे हैं, सी शेप जो घेरे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल कार्टिलेज के बने हुए रिंग है, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स हैं। अब इन सी शेप कार्टिलेज रिंग्स का क्या काम होता है कि यही सी शेप कार्टिलेज रिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। कि जैसे ही हवा इसके अंदर आती है ना तो ये कंट्रैक्ट होती है ना ही ये रिलैक्स होती है। तो सी शेप जो कार्टिलेज के रिंग्स है ये जो है ना ट्रेकिया को क्या करते हैं कि इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद देखें कि अब ट्रेकिया जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब ट्रेकिया के ये जो दो हिस्से हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब देखें ये ट्रेकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ट्रेकिया के दो हिस्से बन गए हैं। अब ट्रेकिया जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, एक लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ, एक जो है ना राइट वाले लंग्स की तरफ। अब ट्रेकिया के जो दो हिस्से बन गए हैं, एक लेफ्ट और राइट की तरफ, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद देखें यही ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो ये मजीद जाके शाखों में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये ब्रोंकाई इनके अंदर जाते हैं लंग्स के अंदर, अब ये देखें कि इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। अब ये ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर देखें कि आगे छोटी छोटी मजीद शाखें बन रही हैं जिनको एलोयूलर डक्ट्स बोलते हैं। ब्रोंकाई के बाद छोटी शाखें बनी जिन्हें ब्रांचेस बनी जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा हमने। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स जो है मजीद शाखों में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें एलोयूलर डक्ट्स कहते हैं। एलोयूलर डक्ट्स के अंदर छोटी छोटी और वेसिकल्स बनती हैं जिनको हम बोलते हैं एलोलाई। दरअसल एलोलाई छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, ये वो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज, जिनके इर्द गिर्द क्या होती हैं, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इस तरह जब आर्टरी इसके अंदर लंग्स के अंदर आती है, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसके अंदर दाखिल होती है तो क्या होता है कि वो आर्टरीज जो है ना, आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। और कैपिलरीज मजीद जो है ना क्या कहते हैं, जब इन एलोलाई के अंदर इन छोटी थैलियों के इर्द गिर्द आते हैं तो ये वेन्यूल्स बन जाते हैं, ये वेन्यूल्स बन जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही हवा इसके अंदर आती है इन एलोलाई के अंदर, तो क्या होता है कि तो जैसे ही हवा इसके अंदर आती है तो क्या होता है कि वो ब्लड जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जाती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन के वो ब्लड जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है इन्हीं एलोलाई के अंदर क्या किया जाता है कि उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड में से, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की जाती है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि यहाँ से ट्रेकिया से होती हुई इस एपिग्लॉटिस से जो है ना एसोफेगस के अंदर यानी खुराक वाली नाली के अंदर मुंह के थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और इन्हीं एलोलाई के अंदर ऑक्सीजन वाली जो एयर होती है वो क्या किया जाता है कि उसे ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है।
अब जो ब्लड है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डीऑक्सीजनेटेड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन डाला गया, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखें कि ये जो ऑक्सीजन इसलिए डाला जाता है ब्लड के अंदर क्योंकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, खुराक मौजूद है, उसे तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आपने देखा कि एलोलाई के अंदर क्या हुआ कि इसके इर्द गिर्द कैफरीज थी जिनके अंदर क्या था, ब्लड था, ठीक है। ब्लड के अंदर इन एलोलाई के अंदर गैसों का तबादला हुआ। क्या किया एलोलाई ने कि हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एक साइड पे और जो ऑक्सीजन वाली एयर थी उसको जो, अब यहाँ पर देखें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से एलोलाई ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को जो है ना बाहर रिमूव कर दिया और जो ऑक्सीजनेटेड एयर थी उसको जो है ना ब्लड में इन कैपिलरीज के अंदर जो है ना इस ऑक्सीजनेटेड एयर को जो है ना उस ब्लड के अंदर शामिल किया गया। अब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको आर्टरी के जरिए वेन के जरिए जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ से वेन के जरिए जो है ना दोबारा हार्ट में भेजा गया, ठीक है। तो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेजा गया, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के हार्ट में भेज दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एलोलाई के अंदर क्या हो गया कि गैसों का तबादला हो गया। तो हम कहते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू इंसानों और जानवरों के अंदर गैसों का तबादला होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर।